हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर भागलपुर। आज हम जीएस यानी कि एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है, पार्ट चल रहा है, उसका हम आज मध्यकालीन भारत से शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला तो प्रारंभिक मध्यकाल से शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न है 2016 से 18। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम था, तो किताब उल हिंद। तराइन का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था, तो आंसर होगा 1191 ईस्वी में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया था, यानी कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी डैश का शासक था। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करने वाला मोहम्मद गौरी तो अफगानिस्तान का शासक था। अल बरूनी, फाहियान, सुवान, जांग तथा इत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था, तो आंसर होगा अल बरूनी। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला सबसे प्रसिद्ध चाहवान या चौहान शासक कौन था, तो आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था, तो आंसर होगा अल बरूनी को। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है, तो आंसर होगा अरबों द्वारा सिंध विजय। तो इसका ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए, तो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। दूसरा नंबर है सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था, तो आंसर होगा गजनी का। महमूद गजनवी यामिनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तीसरा नंबर है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया, तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी ने। तराइन की पहली लड़ाई में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान का दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। चौथा नंबर है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था, तो आंसर होगा तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में। पाँचवा नंबर है किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया, तो आंसर होगा तराइन की दूसरी लड़ाई। 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आगे आते हैं मेडिएवल पीरियड में। ये सब तो हो चुका है। छठा नंबर है तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। सातवां नंबर है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, तो आंसर होगा बघेल भीम ने। मोहम्मद गौरी को पहली बार अन्हिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है, तो इसका मिलान देख लेते हैं कौन कौन सा सही होगा। इसका केवल सी जो है यानी कि एक ही आंसर सही है। सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ को लूटना था। बाकी मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय नहीं किया है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह नहीं करवाया है। मोहम्मद बिन तुगलक जो चंगेज खान का आक्रमण, ये मैचिंग सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन है
सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट की गई थी। अन्य सभी विकल्पों का सुमेलन सही नहीं है, अतः अभिष्ट सी ही सही होगा। और सल्तनत काल स्टार्ट करते हैं, यानी कि सल्तनत डायनेस्टी से शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो इसका आंसर होगा कुतुब मीनार परिसर में। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा कुतुब मीनार भवन समूह में। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो आंसर होगा कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार डैश में स्थित है? तो आंसर होगा दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र में के विरुद्ध हुआ था? तो आंसर होगा रणथंभौर के। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद शाह ने। लैला मजनू, नूर सिपहिर, आशिका, तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती है? तो आंसर होगा तूतीनामा। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया के अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद आए रजिया, उसके बाद आए गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। किसने कहा था हुनूज दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? तो आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया ने। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं सदी का यात्री 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो आंसर होगा मोरक्को से। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान योजना बनाई थी? आंसर होगा मोहम्मद तुगलक ने। इलाही दरवाजा दिल्ली स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है, तो ये होगा एक प्रवेश द्वार है। तुगलक राजवंश, लोधी राजवंश, सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला होगा खिलजी वंश, तब तुगलक, सैयद और लोधी। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है KKTSL। यानी के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी, यानी कि KTSL। इस तरह से याद रखना है, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डैश के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया। तो इसका आंसर होगा चंगेज खां। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकुत, घरी एवं जकात में से किस कर की शुरुआत की थी? तो आंसर होगा घरी। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो आंसर होगा दिल्ली में। पोलो या चौकोन खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस को एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? आंसर होगा इल्तुतमिश। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो एक कवि थे। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो आंसर होगा फारसी। कुतुब मीनार के आसपास महरौली पिलर प्रारंभिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध था? उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। अब ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पहला नंबर प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कहाँ प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर होगा 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? आंसर होगा गौरी वंश। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1256 ईस्वी तक के काल को माना जाता है। इसमें मुख्यतः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश थे, जबकि गौर वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। अतः स्पष्ट है कि गौर वंश के कभी भी दिल्ली पर राज नहीं किया। तीसरा नंबर है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा नमक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह घोषणा संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें कुव्वत उल इस्लाम व कुतुब मीनार है। तो इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। चौथा नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, इलबारी तुर्क 1210 से 1266, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से 1526 वर्ष।
55वां नंबर है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो आंसर होगा 13वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में किया। यह इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर अन्य पर 2 और मंजिल का भी निर्माण करवाया था। 6वां नंबर है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने। 7वां नंबर प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो आंसर होगा नसरुद्दीन का। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन ने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की थी। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बन गया, क्योंकि नसरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपाह सलार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। 9 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। के निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तिगत पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। 10वां नंबर है, नियमित मुद्रा शास्त्र जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर होगा इल्तुतमिश। 11 नंबर है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 1221 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मंगबरनी की कोई सहायता न किए जाने और 1224 ईस्वी में मंगबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय टल गया। 12 नंबर है, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? आंसर होगा बलबन। 1266 से 1287 ईस्वी ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदार के दल चिहलगानी को समाप्त कर दिया। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो आंसर होगा बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत अब उसने दरबार में सिजदा तथा पायपोस की प्रथा प्रारंभ की और अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब से जोड़ा। 14 नंबर है, चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा बलबन। चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला पहला सुल्तान बलबन था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 सामंतों के समूह का इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया था। बलबन भी चिहलगानी का एक सदस्य था। 15 नंबर है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आंसर होगा अल्तमश इल्तुतमिश की।
रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाते थे। इन्होंने 1236 से 40 ईस्वी तक शासन किया। 16 नंबर है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आंसर होगा रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। 17 नंबर है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो आंसर होगा गुलाम और तुगलक। खिलजी शासकों 1290 से 1320 ईस्वी से पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो आंसर होगा तुर्क। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकालीन तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। जातीय दृष्टि से खिलजी तुर्क थे। 19 नंबर है, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाले सुल्तान था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामनी उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी। 20 नंबर है, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नकद वेतन देने तथा अस्थायी सेना रखने के साथ ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। तो 21 नंबर है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो आंसर होगा मलिक काफूर। 21 नंबर का, मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में मलिक काफूर ने यहां आक्रमण किया। यहां का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। मदुरई तक पहुंचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम सेनापति था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकती तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित किया। 22 नंबर है, बाजार विनिमय प्रणाली की आरंभ की गई थी? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवाने रियासत नामक अधिकारी करता था। 23 नंबर है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार ने इनकार कर दिया था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुसास्प था। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया था। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। 26 नंबर है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो आंसर होगा बी नंबर, यानी कि वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का प्रमुख कारण यह है कि वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः वह राजनीति परिवर्तन, मुद्रा प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालिक रूप से अव्यावहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक सिद्ध हुआ था। 27 नंबर है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित था? तो आंसर होगा बी नंबर, औरंगाबाद। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है जिसका प्राचीन नाम देवगिरी और यह औरंगाबाद जिले में स्थित है।
28 नंबर है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने बनवाई थी, प्रारंभ की थी? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। 29 नंबर है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। 30 नंबर है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। उन्होंने हिंदुओं को जिम्मी इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद गौरी को है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। वह होली में भी हिस्सा लेता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो आंसर होगा मोरक्को से। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया। 33 नंबर है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। 34 नंबर है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्मित किया गया था। तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं इस रूप में अंततः उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। 35 नंबर है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। 36 नंबर है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो आंसर होगा तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनतों के वंशों एवं शासन की अवधि का क्रमानुसार यहाँ पर है। दास वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, यानी कि तुगलक वंश ही सबसे ज़्यादा शासन किया है। सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। भाई हम बोल रहे थे KKTSL होगा। KTSL यानी कि के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद और जी से गुलाम हो जाएगा। यानी कि GKTSL यानी कि पहले गुलाम होगा, खिलजी होगा, तुगलक होगा, तब सैयद होगा। GKTSL यहाँ पर सही काम करेगा। 4 1 2 3 ठीक है, GKTSL सही है। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें जो है आपको GKTSL यहाँ पर क्या करना है, GKTSL क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक्स हो जाएगा याद करने का, GKTSL इसमें याद रखना है, GKTSL। लोधी वंश लास्ट में आ जाएगा, एक वंश और है जो कि इसमें नहीं दिया है। तो ये 38 नंबर है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन आता है? आंसर होगा सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश सैयद वंश था। इस वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा बहलो लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलो लोधी 1451 से 1489 ईस्वी था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। 40 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो आंसर होगा 1526 में। तराइन के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया था। गौरी के मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी और फरगना शासक बाबर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें बाबर की विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। 41 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो आंसर होगा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। इस वंश का संस्थापक बहलो लोधी जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? इसमें सुमिलित जो होगा तो हम देख लेते हैं। शमसे सिराज आफिक तारीखे फिरोजशाही होगा। जियाउद्दीन बर्नी फतवा ए जहांदारी, अमीर खुसरो, किरान उस सादिन,
आशिक तुगलकनामा और इब्न बतूता रिहला होगा। इसका भी मैचिंग करना है, इसका मैचिंग देख लेते हैं। इसका मैचिंग हो जाएगा। तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला दिल्ली का शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक, द सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी। 44 नंबर है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो आंसर होगा स्थापत्य कला। इसका हो जाएगा स्थापत्य कला बी नंबर। सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ वह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण थी, इसलिए स्थापत्य कला की इस शैली को इंडो इस्लामी शैली कहा गया। सल्तनत काल में स्थापत्य कला की सर्वाधिक उन्नति हुई। कुछ प्रमुख इमारतें निम्न है: कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, सुल्तानगढ़ी, सुल्तान बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा इत्यादि। अब स्टूडेंट्स, कल हम सूफी और भक्ति आंदोलन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो है कल सूफी और भक्ति आंदोलन को डिस्कस करेंगे। इससे जो है एसएससी में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।